नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A1 स्टडीज़ में। दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आगामी परीक्षाओं में आप इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हुए देखेंगे। दोस्तों, यह है पेसा एक्ट 1996। पंचायती राज के अधीन यह एक्ट आता है। दोस्तों, अब आप मैं आपको बताते चलूँ क्या क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी शक्तियाँ क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पेसा एक्ट 1996। जी हाँ दोस्तों, पेसा एक्ट 1996 जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पेसा PESA, पी से पंचायत, ई से एक्सटेंस टू शेड्यूल्ड एरिया। तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि अनुसूचित जनजाति हेतु बनाया गया एक्ट पेसा एक्ट कहलाता है। पेसा एक्ट, जिसको मैंने आपको बता भी दिया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, पंचायत एक्सटेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है दोस्तों, इसकी रूपरेखा 1996 में प्रस्तुत की गई और इसे लागू भी किया गया, ये भी कह सकते हैं आप। दोस्तों, पेसा एक्ट क्या है, इसके संबंधित क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। पंचायतों से संबंधित उपबंधों का विस्तार करने के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। यह पंचायती और पर्वतीय क्षेत्रों पर 1996 में पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। इसका मूल उद्देश्य यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों पर इसका विस्तार हो। पंचायती राज का विस्तार किस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्रों पर हो, उसी लिए यह अधिनियम 1996 में संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें लघु वनोपज का स्वामित्व, गांव बाजारों का प्रबंध और स्थानीय वाद विवादों को निपटने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। और इसमें सबसे मूल और महत्वपूर्ण जो इकाई रखी गई है वो है ग्राम सभा। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य क्या है, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, जनजातीय समाज की धरोहर कला एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना, निचले स्तर पर पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के अधिकार एवं शक्तियों का संरक्षण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य हम स्पष्ट तौर पर आप यही समझ सकते हैं कि पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए ही बनाया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्ति और सभी समाज किस प्रकार से ऊपर उठ सके, उन्हें समाज की उपेक्षाओं का शिकार ना होना पड़े, वो सरकार की योजनाओं से वंचित ना हो, इसीलिए 1996 में पेसा एक्ट की नींव रखी गई। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्थापन और स्थापित इम्प्लीमेंट किस तरीके से हुआ उस पर आता हूँ मैं। इम्प्लीमेंट है ना, ठीक। संविधान की 5वीं अनुसूची में दर्ज क्षेत्रों जिनमें 50% से अधिक आबादी जनजाति समुदाय की है, वहाँ पर यह पेसा एक्ट लागू होता है। जिस भी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी होती है, वहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेसा एक्ट लागू होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि फुल फॉर्म इसकी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है दोस्तों, अब इसके बहुल क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र इसके बहुल आते हैं। जो इसके बहुल मतलब ये समझ जहाँ ये रिलेट करता है उस क्षेत्र में आता हूँ दोस्तों। उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पेसा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। भारत के जिस भी राज्य में आदिवासी क्षेत्र निवास करता है, जिनकी
माइनॉरिटी या जिनकी जनसंख्या 50% तक होती है वहाँ पर पेसा एक्ट लागू होता है, जिसमें कि भारत के निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान है और ये इस एक्ट की विशेषता या इस एक्ट में होता क्या है, क्यों बनाया गया आखिर ये एक्ट और इसको फ़ायदा क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। इस एक्ट में एक वर्ष में 4 ग्राम सभाएँ होती है जो प्रत्येक 3 माह में आयोजित होंगी। यानी कि जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में यह एक्ट होगा उस क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्ष में ग्राम समाज 4 बैठकें आहूत करेगा 3-3 महीने के अंतराल में। यानी कि हर 3 महीने में ग्राम समाज की एक बैठक होगी जिसमें कि इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके कानूनी अधिकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इस एक्ट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि दोस्तों यह आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक आपके समक्ष में उठाकर इसलिए लाया हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं और आगामी परीक्षा में ये भी सिलेबस में शामिल हो रहा है, कुछ में हो गया है। ठीक है दोस्तों, कानूनी अधिकार पे आता हूँ। स्थानीय समाज की सामाजिक धरोहर, सांस्कृतिक छवि, सामुदायिक संसाधनों एवं विवाद सुलझाने के परंपरागत तरीकों का संरक्षण का हक। इसका कानूनी अधिकार वही है कि हम किस तरीके से अपने हक जिंदा रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने इसमें बनाया कि स्थानीय जो हमारी संस्कृति होती है, सामुदायिक संसाधन और विवाद को सुलझाने का हक ग्राम समाज को मिलता है। विकास परियोजनाओं में अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ऐसी परियोजनाओं की ओर से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पूर्व ग्राम सभा से परामर्श जरूर लिया जाता है। इसीलिए हक बनाया गया है कि अगर आपको विकास परियोजना कर रही है उसी में किसी अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो उससे पूर्व जो समिति बनाई गई है उस और ग्राम सभा का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, शराबबंदी लागू करने और मादक द्रव्यों की बिक्री व उपयोग को नियमित करने का अधिकार इन्हें प्राप्त हो। साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण का हक। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ जो कि मैं बात कर रहा था शक्तियाँ इनकी क्या क्या है पेसा एक्ट की। ठीक, तो नंबर 1 आप शक्तियाँ देख सकते हैं। जनजातीय उपयोजना का नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, अन्य व्यक्तिगत लाभ योजना के लिए लाभार्थियों का चयन, मद्य निषेध लागू करने का आधार, विकास कार्यों में खर्च राशि का अनुमोदन, स्थानीय विवादों का निपटारा। शक्तियों में कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं जाना है कि शक्तियों में हम आप समझ ही गए होंगे। हम इतना किसी भी टॉपिक को मैं इतना ट्रिकी बनाता ही नहीं हूँ कि हम उसमें फंस के रह जाएं। पेसा एक्ट है तो हमें शक्तियों में इस पर जब हम पेसा से उसकी फुल फॉर्म से समझ गए कि ये अनुसूचित जनजाति के समाज को संवर्धन प्रदान करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें शक्तियाँ भी अनुसूचित जनजाति के संवर्धन के लिए ही प्रयुक्त होंगी। जैसे कि जनजाति उपयोजना पर नियंत्रण होना चाहिए, गरीबी उन्मूलन, अन्य व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन होना, मद्य निषेध लागू करने का अधिकार, विकास कार्यों में खर्च राशि का अनुमोदन, भाई कितना खर्च है बताओ ना, स्थानीय विवादों का निपटारा। ठीक है दोस्तों, अब इसके नियम जो मैं आपको पहले से बोलता रहा हूँ। जनजाति समाज के संवर्धन के लिए केंद्रीय विधान ने पंचायतों के अधिनियम तथा राज्य पंचायत अधिनियम में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज्य मंत्रालय ने स्वर्गीय श्री BD शर्मा की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। ये महत्वपूर्ण होने वाला है कि पेसा एक्ट में किस उप समिति का गठन किया गया था, उसमें अंतर आएगा। स्वर्गीय श्री BD शर्मा की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी उसके अनुमोदन पर ही पेसा एक्ट बनाया गया। उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी उसके आधार पर ही पेसा एक्ट की नींव रखी गई। स्वर्गीय श्री BD शर्मा। ठीक, आदर्श पेशा नियम, राज्यों जहाँ की 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र जिसमें कि पेसा एक्ट लागू होता है को 14 दिसंबर 2009 को अपने नियम तैयार करने के लिए परिचालित किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना ऐसे 5 राज्य थे जिन्होंने कि पेसा एक्ट को अधिकृत कर दिया एवं बाकी बचे राज्यों में यह प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। तो 14 दिसंबर
2009 को 5 राज्यों ने इसे अपने राज्य में परिचालित किया। पेशा एक्ट को आदर्श पेशा नियम, उसमें है आपका आंध्र प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। जो बाकी जो शेष राज्य थे जहाँ अनुसूचित जनजाति का प्रभाव है, वहाँ पर यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार बांट दिए थे कि वो अपने राज्य के स्थिति के हिसाब से इस पर किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो करें, नियम बनाएं और उसके बाद इसे लागू करें। इसीलिए इसे आदर्श पेशा नियम भी कहा गया है। विशेषताएं: ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत ही होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें होता क्या है, क्योंकि कहीं में आप देखोगे पंचायत में क्या हो रहा है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। इसीलिए पेशा एक्ट है कि इसमें क्या है विशेषता, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत ही होगी। ग्राम सभा में जो भी इम्प्लीमेंट होंगे वो ग्राम पंचायत के ही द्वारा होंगे। पंचायत का जो सचिव होगा वह ग्राम सभा का सचिव भी होगा। और ग्राम सभा 2 महीने में एक बैठक आहूत करेगी जिसमें पंचायत सचिव भी होगा और गांव का मुखिया भी होगा। पूरी जो उसकी पूरी टीम होगी वो होगी और 2 महीने में कार्यों की समीक्षा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही 1 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा। जो ये बैठक आहूत की जाएगी 1 वर्ष के अंतराल में, उसमें अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति उस सभा का अध्यक्ष होगा, यानी जो ग्राम सभा होगी उसका अध्यक्ष चुना जाएगा। सर्वसम्मति से अगर कोई नहीं होता है तो अनुसूचित समाज की उपस्थित महिलाओं में से सबसे बुजुर्ग महिला, सबसे अधिक उम्र वाली महिला को इसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा। ठीक। अब गणपूर्ति 20% एवं महिलाओं के लिए अलग होगी, जो कि सामान्य का 1/3 होगा। गणपूर्ति भी ग्राम सभा की बैठक का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक उसी में सम्मिलित है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अंतर्गत न होने दे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपनी भूमि ना दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने हठपूर्वक अपनी बलपूर्वक किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से ज़मीन छीन ली और अंगूठा या साइन करवा लिया। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ग्राम सभा को विश्वास में लिया जाएगा, उसके बाद ही अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति गैर अनुसूचित जनजाति को भूमि दे सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा। अब क्या है कि ना, आप बोलोगे पेशा एक्ट तो बना दिया, लेकिन ये क्यों बनाया, कुछ फ़ायदा होगा इसका? उसी के फ़ायदे के लिए मैं आपको निम्न बता रहा हूँ। क्या होगा, ये है ना ये पॉइंट भाई। इसमें क्या होगा, पहले मेरा है आदिवासी क्षेत्र में अलगाव की भावना को कम करेगा। स्वाभाविक है कि जब हम आदिवासी क्षेत्र में जो अलगाव होता है, एक अलगपन, उसको कम करेगा। जब सारी सुख सुविधाएं पर्याप्त हो जाएगी तो हम किसी अन्य समाज से अलग नहीं होंगे ना फिर। ठीक। दूसरा है पलायन को कम करेगा। जब सारी सुख सुविधाएं हमें हमारे ग्राम में मिल जाएगी तो पलायन नहीं होगा। आदिवासियों का शोषण कम होगा। आप न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी पढ़ते होंगे, उस क्षेत्र में आदिवासी के साथ ऐसा हो गया, इसमें वैसा हो गया। अगर पेशा एक्ट का सही तरीके से अनुपालन किया गया तो आदिवासियों का शोषण बहुत कम होगा। सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त करेगा। उनके पौराणिक धरोहर हैं, सांस्कृतिक है, उनकी संस्कृति है, उनके नृत्य, जो योजनाएं होती है, जो उनकी हस्तकलाएं होती है, उनको यह संरक्षित करने का काम करेगा। जनजातीय समाज में पेशा एक्ट एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, ये निश्चित है दोस्तों। पेशा एक्ट जिस दिन जनजातीय समाज में पूरी तरह से अनुपालन हो गया, उस दिन जनजातीय समुदाय काफ़ी सामर्थ्यवान बन जाएगा। और जिसके उद्देश्य के लिए स्वर्गीय श्री बी डी शर्मा द्वारा इसकी
संस्तुति की गई, उनके आयोग ने संस्तुति की थी, वह पूरा उसी दिन होगा जिस दिन इसका अनुपालन सही होगा। भारत में अभी 5 राज्यों में इसका अनुपालन कार्य चल रहा है। बाकी कुछ राज्य हैं जहाँ की इस केस की अंतिम चरणों में इसकी कार्य पद्धति है, वहाँ भी कुछ महीनों में यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा। दोस्तों, पेसा एक्ट 1996 आपने पढ़ा, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पी से पंचायती से एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए पंचायती राज में प्रावधान क्या है, और ये 5 संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, उत्तराखंड ड्राफ्ट्समैन का जो पेपर होने वाला है उसमें पेसा एक्ट भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए मैं जोर दे रहा था कि यह एग्ज़ामों में आने वाला है और आ भी गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ें। कोई भी क्यूरीज हो इससे संबंधित आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए A1 स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा बजाइए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के साथ साथ शेयर भी करें। कोई भी आपकी क्यूरीज हो हमें बताएं। नित्य प्रति आपके समक्ष एक और टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।